तो अभी बात करने वाले हैं यूआरएल की। तो यूआरएल काफ़ी सिंपल टॉपिक है, लेकिन हैकर का ये सबसे पहला स्टेप होता है वेबसाइट हैकिंग के अंदर। यूआरएल यूआरएल के साथ कई ज़्यादा मैनिपुलेशन की जा सकती है, एंड यूआरएल के थ्रू कई सारी वल्नरेबिलिटीज़ वेबसाइट्स के अंदर फाइंड की जा सकती है। तो यूआरएल समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको कंप्लीट यूआरएल कैसे काम करता है वो सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखो, यूआरएल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे जब हम वेबसाइट हैकिंग देखेंगे तब यूआरएल काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक है? तो यूआरएल को थोड़ा ध्यान से समझ लो अभी। तो चलिए अभी बात करते हैं यूआरएल की। तो यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अभी ये फुल फॉर्म सभी को पता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, लेकिन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? तो देखिए, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि स्टेबल, स्टैंडर्ड, या फिर जो कभी नहीं चेंज हो सकता। यूनिफॉर्म का मीन्स होता है कि जो यूआरएल्स रहेंगे वो वर्ल्ड के अंदर सेम फॉर्मेट फॉलो करेंगे, यानी सिमिलर फॉर्मेट फॉलो करेंगे। यानी कोई भी यूआरएल आप देख लो, उसका जो फॉर्मेट रहेगा वो एकदम सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है? इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा यूआरएल्स के अंदर, इसीलिए यूआरएल एक सेम फॉर्मेट फॉलो करता है। एंड रिसोर्स का मतलब होता है कि कोई भी डेटा ऑन द इंटरनेट, जिसे हम रिसोर्स कहते हैं, लाइक कि वेब पेज हो गया, वो भी एक रिसोर्स होता है। कोई फाइल हो सकती है इंटरनेट के ऊपर, कोई इमेज हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई एपीआई रिस्पॉन्स हो सकता है, ये सब क्या है, रिसोर्स है। एंड लोकेटर का मतलब होता है कि लोकेशन फाइंडर, जैसे कि रिसोर्सेस का एक्चुअल लोकेशन फाइंड करना या फिर लोकेट करना, उसे उसे कहते हैं लोकेटर। तो ये होता है बेसिक मीनिंग यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का, कि इंटरनेट के ऊपर किसी भी रिसोर्स को लोकेट करना, ठीक है? ये होता है यूआरएल का मीनिंग। एंड हम यूआरएल को वेब एड्रेस भी कहते हैं और वेबसाइट का एड्रेस भी कहते हैं। जैसे कि किसी घर का एड्रेस होता है, किसी कॉलेज का एड्रेस होता है, तो वैसे ही वेबसाइट्स के भी एड्रेसेस होते हैं, जैसे कि हम यूआरएल कहते हैं। ओके, यूआरएल जो है ब्राउज़र को बताता है कि जो करेक्ट वेबसाइट है वो कहाँ पर है। जैसे कि फिजिकल स्ट्रीट एड्रेस होता है, वैसे ही ब्राउज़र को बताता है वेबसाइट का एड्रेस, यूआरएल। और देखिए यहाँ पर यूआरएल कुछ इस तरह से दिखता है, ये कंप्लीट यूआरएल है यहाँ पर। इसके अंदर कई सारे फील्ड्स होते हैं, अभी हम एक एक करके इनको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देन आपको यूआरएल एकदम कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसके अंदर फर्स्ट फील्ड जो होती है वो देखिए यहाँ पर HTTP। अभी ये जो फील्ड होती है इसको कहते हैं स्कीम। अब ये क्या बताती है कि जो ब्राउज़र है वो वेब सर्वर के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा, ये बताता है हमें स्कीम, ठीक है? जिसके अंदर की प्रोटोकॉल्स होते हैं, लाइक HTTP, FTP हो सकता है, HTTPS प्रोटोकॉल हो सकता है। तो अभी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो HTTP प्रोटोकॉल यूज़ होता है, ठीक है? मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर पोर्ट्स के अंदर बताया था कि प्रोटोकॉल का मीन्स क्या होता है, कि रूल ऑफ कम्युनिकेशन, जो इंटरनेट के अंदर जो कम्युनिकेशन करने के लिए जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं उन्हें प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है? यानी कम्युनिकेशन कैसा होगा, तो उसे क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। अभी HTTP जो प्रोटोकॉल होता है, ये एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जो कि कहाँ पर यूज़ होता है, वेबसाइट और वेब सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो होता है HTTP प्रोटोकॉल यूज़ होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि जो वेबसाइट होती है और जो ब्राउज़र होता है, तो ब्राउज़र जब वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ करता है वो कौन सा यूज़ करता है, HTTP प्रोटोकॉल यूज़ करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका पोर्ट नंबर क्या होता है, 80। एंड जो HTTPS होता है उसका पोर्ट नंबर क्या होता है, 443। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया हुआ था। तो यहाँ पर जो फर्स्ट फील्ड है स्कीम, ये क्या बताती है फिर, कि जो ब्राउज़र है वो वेब सर्वर से कैसे बात करेगा। अभी इसके अंदर दो प्रोटोकॉल्स है, जैसे कि HTTP और HTTPS। अभी वेब सर्वर को जो एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, या तो फिर HTTP होगा या फिर HTTPS होगा। तो अभी इन दोनों के अंदर एक डिफरेंस है छोटा सा, कि जो देखिए HTTP जो प्रोटोकॉल होता है वो अनसिक्योर होता है, यानी उसके अंदर जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो प्लेन टेक्स्ट के अंदर ट्रांसफ़र होता है। यानी अगर हैकर मैन इन द मिडल अटैक करता है या फिर कहीं से डेटा को कैप्चर कर लेता है, ठीक है? जब आप ब्राउज़र जो डेटा सेंड कर रहा होता है वेब सर्वर को, अगर हैकर बीच में आकर उस डेटा को कैप्चर कर लेता है तो वो उसको ईज़िली रीड कर सकता है। जिससे कि डेटा प्लेन टेक्स्ट के अंदर होता है तो ईज़िली उसको रीड किया जा सकता है। और HTTPS के अंदर क्या होता है, कि जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर होता है। जो ब्राउज़र होता है और वहाँ से जो वेब सर्वर के पास डेटा जाता है, ठीक है? तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर जाता है। यानी अगर हैकर होता है, अगर वो बीच में रिक्वेस्ट को कैप्चर भी कर लेता है, तो उसको जो डेटा मिलेगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर मिलेगा, यानी उसको रीड नहीं कर सकता है। अभी वहाँ पर SSL, TLS वगैरह सर्टिफिकेट यूज़ किए जाते हैं। अभी जब हम इनक्रिप्शन के ऊपर कंप्लीट एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे क्रिप्टोग्राफी का, जिसके अंदर कि मैं इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है, कैसे करते हैं, कैसे सर्टिफिकेशन एक्सचेंज होता है, वो सब कुछ आपको मैं वहाँ पर बता दूंगा। अभी थोड़ा यहाँ पर समझ लो कि जो HTTPS होता है वो सिक्योर कम्युनिकेशन यहाँ पर करता है, उसके अंदर वो SSL, TLS सर्टिफिकेट यूज़ करता है। तो ये होता है HTTP और HTTPS का डिफरेंस।
अभी मैं आपको क्विकली बताता हूँ कि जो एचटीटीपीएस जो कम्युनिकेशन होता है, जो वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच में, ठीक है? वेब सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, वो कैसा होता है? एक फ्लो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। इसको डिटेल में हम बाद में देखेंगे। जस्ट मैं आपको एक फ्लो बताता हूँ कि कैसे एचटीटीपी बेसिकली काम करता है। तो यहाँ पर देखिए, एक क्लाइंट है हमारे पास। अभी क्लाइंट मीन्स कि ये आप हो, ठीक है? और आप चाहते हो गूगल डॉट कॉम का होम पेज जो है आपको अपने ब्राउज़र के ऊपर लोड करना है, आपको ओपन करना है उसे। तो अभी यूआरएल यहाँ पर कैसे काम करता है वो आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, अभी क्लाइंट है ये अपने, और ये क्या है, ये सर्वर है, ठीक है? वेब सर्वर है, वेबसाइट यहाँ पर होस्ट है। अभी क्लाइंट क्या करता है, अपने जो यूआरएल बार होता है वहाँ पर सर्च करता है www.google. या अभी उसने यूआरएल डाला http:/google.com, ठीक है? ये यूआरएल उसने हिट किया, और जैसे ही वो एंटर हिट करता है तो यहाँ पर क्या होगा, एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी। इसको क्या कहते हैं, http रिक्वेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कई सारे फील्ड्स होती है। जैसे कि ये जो फील्ड होती है गेट, ये मेथड होता है, ठीक है? यहाँ पर कई सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि पोस्ट मेथड हो सकता है, पुट मेथड हो सकता है, गेट मेथड हो सकता है, डिलीट मेथड हो सकता है। अभी हर एक मेथड का काम अलग अलग होता है। अभी गेट मेथड का काम क्या होता है कि ये कहता है कि मुझे सर्वर से कुछ लेना है, और अगर हम सर्वर पे कुछ सबमिट कर रहे होते, लाइक अगर आप कोई फॉर्म अगर फिल कर रहे हो, तो आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, अपना डेटा जो है सर्वर को सेंड कर रहे हो। तो वहाँ पर जो प्रोटो मेथड यूज़ होगा, वो कौन सा मेथड यूज़ होगा, वो पोस्ट मेथड यूज़ होगा। अगर आप कोई अपडेट कर रहे हो तो पुट मेथड यूज़ होता है, कोई अगर आप चीज़ डिलीट कर रहे हो तो गेट डिलीट मेथड यूज़ होता है। तो ये सारे मेथड्स होते हैं। और अभी हम एचटीटीपी हेडर, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर, तब आपको मैं और डिटेल में बताऊंगा। अभी जस्ट मैं आपको यूआरएल क्या होता है वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली जो फील्ड है यहाँ पर ये समझ में आ गई, ठीक है? ये मेथड होता है कि ये बताता है कि हम सर्वर से कुछ ले रहे हैं। एंड नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, फॉरवर्ड स्लैश। अभी ये क्या बताता है कि रूट, यानी जो रूट डायरेक्टरी है, फर्स्ट पेज गूगल का होम पेज, अभी ये रूट होगा। अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली पाथ होती है, कोई एडमिन पेज होता है या फिर कोई कॉन्टैक्ट पेज होता है, तो फॉरवर्ड स्लैश पूरा उसका एड्रेस होगा यहाँ पर कॉन्टैक्ट, यानी डायरेक्टली वो कॉन्टैक्ट पेज ओपन करेगा। ये होता है बेसिकली एच रिक्वेस्ट के अंदर। एंड नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पर एच ये प्रोटोकॉल है, और ये उसका वर्जन है अभी 1.1। ये अभी ये करंट वर्जन नहीं है, अभी करंट वर्जन जो है वो 3.1 या 3.0 कुछ तो है। और यहाँ पर आगे एक्स्ट्रा कुछ और डिटेल्स होती है, लाइक कि ब्राउज़र कौन सा है, और वो सब कुछ वहाँ पर डिटेल्स होती है, वो हम आगे देख लेंगे। अभी यहाँ पर देखिए, होस्ट होस्ट का मीन्स होता है कि यहाँ पर ये बताता है कि हम एग्जैक्टली किस होस्ट को एक्सेस करना चाहते हैं, यानी पर्टिकुलर किस वेबसाइट को हम एक्सेस करना चाहते हैं, वो यहाँ पर मेंशन होता है। अभी देखिए, जो सर्वर होता है, उस एक आईपी एड्रेस पे कई सारे मल्टीपल जो सर्विसेज होती है वो रन होती है, ठीक है? कई सारे मल्टीपल वेबसाइट्स हो सकती है वहाँ पर, कई सारे मल्टीपल सर्विसेज हो सकती है। तो यहाँ पर होस्ट के अंदर हम मेंशन करते हैं डायरेक्टली कि हमें पर्टिकुलर गूगल डॉट कॉम ही एक्सेस करना है। अभी गूगल डॉट कॉम के कई सारे सर्विसेज है, जैसे कई सारे सब डोमेन्स भी हैं उनके, meet.google.com, gmail.google.com। तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें बस गूगल डॉट कॉम का होम पेज चाहिए, तो वो यहाँ पर मेंशन होता है होस्ट के अंदर, ठीक है? और अभी देखिए क्या होगा, जो रिक्वेस्ट है अभी ये जनरेट होगी, एंड वो सर्वर को सेंड होगी, ठीक है? अभी रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास, एंड सर्वर अभी प्रोसेस करेगा उसको, और सर्वर भी हमें रिस्पॉन्स के अंदर ये डेटा देगा, ठीक है? इसके अंदर देखिए, अभी सेम ये एच प्रोटोकॉल 1.1 वर्जन, और यहाँ पे देखिए 200 ओके। अब ये बताता है कि सक्सेस, यानी डेटा हमें प्रॉपरली मिल चुका है, कोई एरर वगैरह नहीं आया है, ठीक है? अभी यहाँ पर स्टेटस कोड्स होते हैं, जैसे कि 300 400 कुछ इस तरह से। तो वो बताता है कि डेटा के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, या फिर डेटा मिला या नहीं मिला, सर्वर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, या फिर क्लाइंट साइड कुछ प्रॉब्लम है। वो सब कुछ यहाँ पर हमें इस स्टेटस कोड से पता चलता है। अभी ये ओके ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर है, और 200 ये कंप्यूटर के फॉर्म के अंदर है, ठीक है? अभी इसका मीनिंग होता है कि सक्सेस, यानी डेटा हमें प्रॉपरली मिल गया है। एंड नीचे देखिए कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप के अंदर बताता है कि जो डेटा हमें मिला है वो कैसा है, यानी टेक्स्ट के अंदर डेटा है और वेब पेज के अंदर डेटा है, ठीक है? ये अभी बताता है। तो अभी क्या होगा, यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर ये डेटा आ गया है, तो अभी ब्राउज़र क्या करता है, जैसे ही उसको पता चल गया कि टेक्स्ट और एचटीएमएल के अंदर डेटा है, ठीक है? यानी वेब पेज है। तो अभी ब्राउज़र क्या करेगा, एचटीएमएल को पार्स करेगा, एंड जो भी सीएसएस वगैरह होगी उसे लोड करेगा, जो भी जावास्क्रिप्ट वगैरह कोड होगा उन्हें एग्जीक्यूट करेगा, और जो भी डेटा होगा उन सबको यहाँ पर लेगा, एंड देन फिर उसको हमारे पेज के ऊपर हमें शो कर देगा, ठीक है? ब्राउज़र के ऊपर हमें कंप्लीटली गूगल डॉट कॉम का होम पेज यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है एचटीटीपी के अंदर, जब आप कोई भी यूआरएल हिट करते हो, तो ये एक प्रोसेस होती है यहाँ पर। अभी मैंने आपको शॉर्टली बताया है, इसको एकदम हमने डिटेल में नहीं देखा है। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर एचटीटीपी हेडर वगैरह हम जब देखेंगे, तब मैं आपको एक एक टर्म एकदम डिटेल में बताऊंगा, ठीक है? अभी अगर मैं बताने चलूँगा तो हमारी यूआरएल का वीडियो अलग ही बन जाएगा, फिर वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, देन आपको कन्फ्यूजन भी होगा। तो अभी धीरे धीरे सबसे पहले यूआरएल समझो, उसके अंदर सभी फील्ड्स को समझो, एंड देन फिर हम एडवांस चीज़ें देंगे।
तो चलिए, अभी आपको एचटीटीपी कैसे काम करता है समझ में आ गया। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम वापस आते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पर थे और हमने अभी देखा कि जो फर्स्ट फील्ड है वो हमने देखा, जो स्कीम होती है वो देखा। अभी देखते हैं डोमेन। अभी ये जो होते हैं, ये क्या होता है कि वेबसाइट का एड्रेस ये यहाँ पर मेंशन होता है। अभी ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर होता है। अभी कंप्यूटर जो होते हैं वो नंबर्स को समझते हैं, ठीक है, यानी आईपी एड्रेस को समझता है। लेकिन ह्यूमंस आईपी एड्रेसेस याद नहीं रख सकते। अभी एक आईपी एड्रेस याद रख सकते हो, किसी एक वेबसाइट का आईपी एड्रेस आप याद रख सकते हो, लेकिन अभी कितनी सारी वेबसाइट्स है, गूगल.com हो गया, फेसबुक.com हो गया, यूट्यूब.com हो गया। तो अभी आप इनके आईपी एड्रेसेस तो थोड़ी ना याद रख सकते हो। तो इसीलिए जो सॉल्यूशन है इसका वो होता है डोमेन नेम। डोमेन नेम होता है जो कि आईपी एड्रेस ना यूज़ करते हुए हम डोमेन नेम का यूज़ करते हैं। लाइक गूगल.com होता है, फेसबुक.com होता है, यूट्यूब.com होता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर। अब यहाँ पर क्या होता है, एक डीएनएस सर्वर यूज़ होता है। डीएनएस सर्वर क्या करता है, जो डोमेन नेम होता है, राइट। अभी देखिए एग्जाम्पल.com है। अब एग्जाम्पल.com का आईपी एड्रेस क्या है वो हमें डीएनएस सर्वर बताता है। एंड देन डीएनएस सर्वर आईपी एड्रेस ब्राउज़र को देता है, एंड जब ब्राउज़र है फिर आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर के थ्रू पर्टिकुलरली उस वेबसाइट को एक्सेस करता है। तो ऐसा प्रोसेस होता है। अभी डीएनएस सर्वर जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एकदम डिटेल में, तब आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी जस्ट डोमेन समझो कि डोमेन जो होता है वो होता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर वेबसाइट का एक्चुअल नेम, जिससे कि हम डायरेक्टली याद कर सकते हैं। लाइक गूगल.com होता है, फेसबुक.com होता है, यूट्यूब.com होता है, इंस्टाग्राम.com, ऐसे कई सारे वेबसाइट्स होते हैं, वो उनके डोमेन होते हैं, ठीक है। तो ये होता है डोमेन। अभी डोमेन के अंदर सब डोमेन भी आता है। जैसे मेन डोमेन होता है एक, और उसका पार्ट जो कि होता है मीन्स कि अगर एक वेबसाइट है, मेन वेबसाइट है, तो उनके कई सारे अलग अलग सर्विसेज होंगे, तो वो उनका एक सब डोमेन होगा। जैसे स्पेसिफिक वो अलग काम के लिए बनाया होगा। अभी मैं आपको गूगल.com का एग्जांपल दूँ तो गूगल.com के सब डोमेन्स देखिए, जैसे कि मीट.गूगल.com होता है, gmail.google.com होता है। तो ये क्या है, गूगल के सब डोमेन्स है, राइट। तो ये होता है सब डोमेन बेसिकली। और जो सब डोमेन्स होते हैं वो बग बाउंटी के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि बग बाउंटी मीन्स, अभी सभी को पता होगा, कि जिन्हें नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि बग बाउंटी के अंदर क्या होता है कि आप लोग जो है किसी वेबसाइट्स के अंदर वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करते हो, ठीक है, यानी वीकनेसेस को फाइंड करते हो, एंड उन वीकनेसेस को आप रिपोर्ट करते हो, ठीक है, कंपनी को, कि ये बग है, ये वल्नरेबिलिटीज़ है, इसका ये इम्पैक्ट हो सकता है। एंड देन कंपनी क्या करती है, फिर आपको बाउंटी देती है, यानी पैसे देती है। अपनी जो बग सबमिट किया उसके आपको पैसे मिलते हैं। तो अभी आप सोचोगे कि जैसे बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है, लाइक गूगल.com हो गया या फिर अमेजोन.com हो गया, तो आपको लगेगा कि यार इतनी बड़ी वेबसाइट है, इसके अंदर हमें कहाँ वल्नरेबिलिटीज़ मिलेगी। लाइक अभी उनकी सिक्योरिटी टीम कई कई ज़्यादा बड़ी होगी और कई सारे डेवलपर अच्छे होंगे, तो फिर उनके अंदर बग्स मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है, मिलते हैं लेकिन काफ़ी मुश्किल होता है। अभी आप ये सोचोगे कि अमेजोन.com के अंदर हमें बग्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अमेज़न.कॉम जो है उनके कई सारे सब डोमेन्स होंगे। कोई admin.amazon.com, ऐसे कई सारे सब डोमेन्स होंगे, dev.amazon.com, ऐसे कई सारे सब डोमेन्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो इथिकल हैकर होते हैं या फिर जो सिक्योरिटी रिसर्चर होते हैं, उनके जो अटैक सरफेस है वो बढ़ जाता है सब डोमेन से। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। तो यहाँ पर एक वेबसाइट है सब डोमेन फाइंडर। इसके अंदर हमें पता चलता है कि जो भी मेन डोमेन है उसके कई सारे सब डोमेन्स होते हैं। अभी ये सब डोमेन्स का यूज़ मैंने आपको बताया कि उससे अटैक सरफेस बढ़ता है। आपको मतलब कई सारे अलग अलग मेन वेबसाइट्स के कई सारे अलग अलग सब डोमेन्स मिलेंगे, तो फिर आप उनके अंदर वीकनेस फाइंड कर सकते हो। इसीलिए सब डोमेन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि सब डोमेन इन्यूमरेशन कहते हैं। लाइक हैकर कई सारे टूल्स यूज़ करते हैं सब डोमेन्स को फाइंड करने के लिए। अभी ये वेबसाइट है सब डोमेन फाइंडर, लेकिन ये अभी ओपन क्यों नहीं हो रहा है, जस्ट एक सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं गूगल.com यहाँ पर सर्च करता हूँ, ठीक है। अभी गूगल.com के हम सब डोमेन देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कई सारे सब डोमेन्स हमें मिलेंगे गूगल.com के। तो ये देखो गूगल.com के इतने सारे सब डोमेन्स यहाँ पर आ गए हैं। अभी आपने कई सारे सब डोमेन्स यहाँ पर देखे होंगे। देखिए docs.google.com हो गया, ये देखिए यहाँ पर। और भी कई सारे सब डोमेन्स यहाँ पर, बहुत सारे टब जोम्स। अभी यहाँ पर देखिए कितना अटैक सरफेस बढ़ गया है। अभी इनके अंदर वीकनेस फाइंड करना कितना ईजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर drive.google.com है, कई सारे सब डोमेन्स है, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली सब डोमेन।
यहाँ पर देखिए docs.google.com, तो इसके अंदर ये जो google.com है, ये मेन डोमेन है, मेन वेबसाइट का नाम है। और उसके बाद डॉट कॉम ये जो होता है ना, ये इसे टीएलडी कहते हैं बेसिकली। टीएलडी मीन्स की टॉप लेवल डोमेन, टीएलडी। तो टीएलडी क्या बताता है, कैटेगरी बताता है वेबसाइट की, यानी वो वेबसाइट किस कैटेगरी की है। लाइक जो डॉट कॉम का मीनिंग होता है वो कमर्शियल वेबसाइट्स के लिए होता है, या फिर कोई कॉलेज की वेबसाइट है, ठीक है, कोई एजुकेशनल वेबसाइट है, तो उसके लिए कैसा वो डॉट ईडीयू यूज़ करते हैं। लाइक अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी ये कॉलेज की एक वेबसाइट है, तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर डॉट इन यूज़ हो रहा है, ठीक है। अभी ये इंडियन डॉट ओ आर जी है। अभी दूसरी वेबसाइट हम देखेंगे, जैसे ये कॉलेज की वेबसाइट है, ये देखिए इसके अंदर देखिए डॉट ई डी यू यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये एजुकेशनल वेबसाइट है। तो ये होता है बेसिकली टीएलडी, जिसके अंदर कि डॉट इन आता है, डॉट ओ आर जी आता है में। और जो दूसरा होता है यहाँ पर, ये क्या होता है, सब डोमेन होता है, ठीक है। ये आपको मैंने अभी बताया सब डोमेन क्या होता है। ओके, तो चलिए अभी सब डोमेन और डोमेन आपको पता चल गया कि क्या होता है। और आगे जाकर बग बाउंटी के अंदर इसको हम काफ़ी यूज़ करने वाले हैं। सब डोमेन्स कैसे फाइंड करते हैं, कैसे उनके अंदर वीकनेसेस फाइंड करते हैं, वो सब कुछ आपको आगे पता चलेगा। अभी जस्ट आपको मैं यूआरएल बता रहा हूँ, ठीक है। वापस आते हैं यहाँ पर। तो अभी आपको डोमेन के बारे में पता चल गया कि सब डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, और ये टीएलडी क्या होता है। ये सब कुछ अभी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इतना ही होता है इसके अंदर, ज़्यादा कुछ आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे जैसे जैसे एडवांस चीज़ आएगी वैसे वैसे टॉपिक्स बढ़ते जाएंगे। अभी जस्ट सिंपल समझते जाओ कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। और अभी देखिए नेक्स्ट फील्ड क्या है, पोर्ट। अभी ये जो पोर्ट होता है ना, ये अभी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि पोर्ट क्या होता है, कि कोई पर्टिकुलर जो सर्विस है उसको हम, उसका नंबर होता है एक पोर्ट, ठीक है। कोई एच सर्विस है तो उसका एटी पोर्ट होगा, कोई एच सर्विस यूज़ कर रहा है तो उसका 443 पोर्ट होगा। कोई फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, यानी फाइल डाउनलोड वगैरह करने के लिए जो सर्विसेज यूज़ हो रही है, तो वहाँ पर 20 या फिर 21 पोर्ट यूज़ होगा। अगर कोई सर्वर है उसके अंदर मेल सर्विसेज यूज़ हो रही है, तो वहाँ पर मेल सर्विस का जो पोर्ट होगा वो वहाँ पर यूज़ होगा। तो ये पोर्ट होता है बेसिकली। अभी इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर हमने पोर्ट के बारे में बहुत कुछ देखा हुआ है, ठीक है, आपको पता होगा। और यूआरएल के अंदर बेसिकली पोर्ट कई बार यहाँ पर नहीं दिखता है आपको, क्योंकि जो ब्राउज़र होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट यहाँ पर यूज़ करता है। अगर यहाँ पर एचटीटीपी यहाँ पर अगर यूज़ हो रहा है, तो वो 80 पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लेगा। अगर एचटीटीपीएस यूज़ होगा, तो वो 443 यहाँ पर पोर्ट यहाँ पर यूज़ कर लेगा बाय डिफ़ॉल्ट। वो यूआरएल के अंदर शो नहीं करता है बेसिकली। अभी इसको छोड़ो, क्योंकि मैंने आपको पोर्ट बताया हुआ है। अभी देखो यहाँ पर पाथ। तो पाथ के अंदर क्या होता है, एक्चुअल जो भी रिसोर्स होता है उसका एग्जैक्ट पाथ क्या होगा। अभी कोई फाइल हो सकती है, कोई वेब पेज हो सकता है, कोई भी पेज हो सकता है, कोई वीडियो फाइल हो सकती है, कोई पीएनजी फाइल हो सकती है। तो उसका एग्जैक्ट पाथ क्या होगा, ये यहाँ पर मेंशन होता है। अभी ये फॉरवर्ड स्लैश होता है, ये रूट डायरेक्टरी को मेंशन करता है कि शुरू यहाँ से होगा। एंड उसके बाद फिर ये डायरेक्टरी होगी, फिर उसके बाद ये डायरेक्टरी होगी, ये फोल्डर है। अभी ये ऐसा एक स्ट्रक्चर होगा, ये पाथ, उसके बाद दूसरा फ़ोल्डर है सपोज़ ये वाला, और उसके बाद एक तीसरा फ़ोल्डर है, और फिर चौथे फ़ोल्डर के अंदर ये एग्ज़ैक्टली फ़ाइल प्रेज़ेंट है। अभी ये क्या है, स्टैटिक पाथ है, और इसके अंदर डायनामिक पाथ भी होता है और स्टैटिक पाथ भी होता है। तो पाथ क्या बताता है, एग्ज़ैक्ट उस रिसोर्सेज़ कहाँ मिलेगी। डोमेन नेम क्या बताता है कि हमारा जो वेबसाइट है वो कहाँ पर है, ठीक है, वेब सर्वर कहाँ पर है। एंड उसके बाद जो वेब सर्वर के अंदर एग्ज़ैक्टली हमें कौन-सी फ़ाइल को एक्सेस करनी है, वो बताता है हमें पाथ। अभी हमें इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर, इस वेब सर्वर के अंदर हमें ये वाली फ़ाइल एक्सेस करनी है, myfile.html। तो ये यहाँ पर पाथ के अंदर होती है। अभी स्टैटिक पाथ होती है और डायनामिक पाथ होती है। तो स्टैटिक पाथ और डायनामिक पाथ क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर अभी दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ पर देखिए, ये एक पाथ है, ठीक है, इसको अभी मैं कट कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये कंप्लीट जो है ना, ये पाथ है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक पे ख़त्म हो रहा है। अभी ये क्या है, हमारी मेन वेबसाइट है, और उसके अंदर हमें किस पेज को एक्सेस करना है, ठीक है, एग्जैक्ट किस पेज को एक्सेस करना है वो हमें पाथ बताता है। तो यहाँ पर देखिए एचआर प्रोसेस सीकर, इस पेज को मैं एक्सेस कर रहा हूँ, तो ये एक पाथ हो गया। अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा लोड होगा, ठीक है, 1 मिनट। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैंने इस वेबसाइट के अंदर पर्टिकुलर मुझे क्या चाहिए था, कॉन्टैक्ट अस पेज चाहिए, तो ये मैंने पाथ दिया उसको, ठीक है, उसने इसको एक्सेस किया डायरेक्टली। तो ये देखो, अभी सर्वर से हमें रिटर्न क्या हुआ, ये एग्जैक्ट पूरा एक पाथ रिटर्न हुआ कि इस वेबसाइट के अंदर ये वाला एक पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज। तो ये होता है पाथ हमारा। और पाथ के अंदर दो टाइप के पाथ होते हैं, एक स्टैटिक पाथ होता है और एक डायनामिक पाथ होता है। अभी ये जो पाथ है ना, ये स्टैटिक पाथ है। अभी डायनामिक पाथ मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये वेबसाइट नहीं है, ठीक है,
यहाँ पर आपको जस्ट यूआरएल को ध्यान देना है। और इसके अंदर देखिए, ये जो 5 लिखा है ना, ये एग्जैक्टली यहाँ पर डायनेमिक पाथ कहते हैं। ये एज अ वेरिएबल ट्रीट होता है। जैसे अगर मैं 6 करता हूँ, तो मुझे किसी दूसरे यूज़र का डेटा यहाँ पर मिलता है। देखिए, ये मुझे डेटा मिल रहा है। अगर यहाँ पर मैं 7 कर देता हूँ, तो मुझे दूसरे यूज़र का डेटा यहाँ पर मिल रहा है। तो ये होता है डायनामिक पाथ, जो कि हर यूज़र के लिए अलग अलग होता है। स्टैटिक पाथ क्या होता है, सभी के लिए सेम होता है। अब ये क्या है, जस्ट हम थोड़ा यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो हमें एक दूसरे यूज़र का डेटा यहाँ पर मिल रहा है। तो ये होता है डायनामिक पाथ। और ये जो होता है, ये होता है स्टैटिक पाथ, कि जो सभी के लिए सेम रहेगा। तो अभी आपको डायनामिक पाथ और स्टैटिक पाथ अभी समझ में आ गया होगा। स्टैटिक पाथ के अंदर क्या होता है कि हमें एग्जैक्टली जो सर्वर जो है, वो जो फाइल प्रेजेंट है किसी भी डायरेक्टरी के अंदर, सर्वर के अंदर, वो हमें रिटर्न करता है। और डायनेमिक पाथ के अंदर क्या होता है कि एक लॉजिक यूज़ होता है बैकएंड के अंदर, और वो एज अ वेरिएबल ट्रीट करता है उसको, और फिर कुछ कोड वगैरह एग्जीक्यूट करके हमें डेटा रिटर्न करता है। करंटली किसी भी यूज़र के लिए हो सकता है, या फिर कोई भी है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 9 करता हूँ, तो 9 नंबर के यूज़र के लिए मुझे यहाँ पर डेटा मिल रहा है, ठीक है, सर्वर हमें रिटर्न कर रहा है। ओके, तो ये होता है डायनामिक पाथ और स्टैटिक पाथ। डायनामिक पाथ जो होता है ना, वो काफ़ी वल्नरेबल होता है। अभी इसको हम देखेंगे, इसको कई सारे मतलब मैनिपुलेट किया जा सकता है। लाइक कि अगर आपने किसी वेबसाइट के ऊपर साइन अप किया, ठीक है, और आपको जो यूज़र आईडी मिला वो 9 मिला सपोज। तो अगर आप मतलब वेबसाइट अगर मिसकॉन्फ़िगर रही, अगर प्रॉपर्ली वहाँ पर वैलिडेट नहीं होता है यूआरएल वगैरह, तो अगर आप यहाँ पर 10 डालते हो, तो डायरेक्टली आप 10 नंबर के यूज़र का डेटा सीन कर सकते हो बिना लॉगिन किए। तो वो होता है, मैं आपको कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। वो वीकनेस है एक, तो उसको हम देखेंगे आगे। अभी अभी नहीं देखने वाली इसको, उसको छोड़ो। अभी आते हैं वापस हमारे पीपीटी के ऊपर, ठीक। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको पाथ बताया, तो आई होप आपको पाथ समझ में आ गया होगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ है ही नहीं यार उसके अंदर। तो ये पाथ हो गया। और देखिए अभी नेक्स्ट क्या है ये, और ये होता है क्वेरी पैरामीटर। बेसिकली इसको कहते हैं हम, ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, उसको कहते हैं क्वेरी। एंड उसके बाद ये जो पोर्शन होता है ना, उसको कहते हैं पैरामीटर। अभी ये क्या होता है, सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि आप ब्राउज़र के अंदर जब यूआरएल डालते हो, ठीक है, यूआरएल के अंदर आप क्या डाल रहे हो कि सबसे पहले तो ये डोमेन नेम वगैरह हो गया, और ये पाथ हो गया, और उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी डेटा आएगा, वो एज अ इनपुट जाएगा सर्वर को, ठीक है। यानी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप इनपुट सेंड कर रहे हो सर्वर को। तो ये होता है क्वेरी पैरामीटर। इस क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी चीज़ आ रही है, वो सर्वर को पता चल रहा है कि उसके बाद जो भी होगा वो एज अ इनपुट होगा मेरे लिए, ठीक है। तो ये बताता है ये बेसिकली क्वेश्चन मार्क। अभी इसको मैं आपको एकदम एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आओ वापस एक वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। अभी यहाँ पर हम कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं, ठीक है, अमेज़न, और इसके अंदर चलो। अभी यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ, जस्ट कुछ भी यहाँ पर सर्च करता हूँ, ठीक है। मैंने आईफोन सर्च किया, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन मार्क है, और उसके बाद देखिए यूआरएल के साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेंड हो रही है, ठीक है। ये ब्राउज़र जो है ना, सर्वर को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है कि मुझे amazon.com के अंदर मुझे जो ये है, ठीक है, ये क्वेरी है, ठीक है, ये जो, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन मार्क के बाद, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क क्या है, क्वेरी है। एंड उसके बाद देखिए पैरामीटर ही है, के इज इक्वल टू फोन। अभी ये क्या होता है, के ये की है, और इक्वल टू आईफोन ये क्या है, वैल्यू है। क्योंकि जो डेटा सेंड होता है की वैल्यू पेयर के अंदर सेंड होता है, ठीक है। यानी मैं साथ में यहाँ पर क्या सेंड कर रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, इनपुट दे रहा हूँ कि मुझे आईफोन से रिलेटेड डेटा यहाँ पर दिखाओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आईफोन से रिलेटेड डेटा मुझे मिल जाएगा यहाँ पर। अभी कई सारे आईफोन्स यहाँ पर मिल जाएंगे, और यहाँ पर मल्टीपल पैरामीटर्स भी यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर एन ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ता है। एंड उसके बाद जो भी डेटा होगा, अभी ये डेटा आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल देखेंगे, देन आपको ये क्वेरी पैरामीटर एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं कैटेगरी के अंदर कुछ जैसे कि अंडर 500 कर देता हूँ, ठीक है, और सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन मार्क के बाद क्या है, हमारा पैरामीटर है, यानी हम सर्वर को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि उससे रिलेटेड ही हमें डेटा दिखाए। एन के बाद देखिए, आई के बाद देखिए अंडर $10, ठीक है। हमने 500 किया था, लेकिन वहाँ पर $10 आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए एन, ये क्या है, की है। ये आई जो है ये की है। उसके बाद इक्वल टू अंडर $10, कि हमें आईफोन दिखाओ अंडर $10। तो ये होता है बेसिकली हमारा क्वेरी पैरामीटर। सिंपल है गाइज, इसके अंदर कुछ है ही नहीं बताने लायक। जब हम एथिकल हैकिंग, जब हम बग बाउंटी देखेंगे,
तब हम इसको थोड़ा मैनिपुलेट करना सीखेंगे एंड क्या होता है सब कुछ वहाँ पर आपको मैं बता दूंगा और ज़्यादा डिटेल में। ठीक है, अभी जस्ट समझो कि क्या क्या फील्ड सही है और कैसे काम कर रही है, बस इतना ही आपको समझना है। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा यूआरएल्स के अंदर आई डी इज इक्वल टू वन, तो वो क्या होता है, क्वेरी पैरामीटर होता है कि मुझे आई डी वन का कुछ डिटेल चाहिए, ऐसा आप सर्वर को बताते हो। ठीक है, तो सिंपल क्वेरी पैरामीटर के अंदर क्या होता है कि आप एज अ कुछ इनपुट देते हो सर्वर को। ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट के साथ कुछ इनपुट जाती है, जैसे amazon.com के अंदर आप कुछ इनपुट दे रहे हो, सर्च कर रहे हो। ठीक है, आईफोन तो ब्राउज़र सेंड करेगा फिर वेब सर्वर को, एंड देन फिर वो कुछ इस तरह से यूआरएल सेंड करेगा कि ये की है और ये वैल्यू आईफोन दिखाओ अंडर 10,000। ठीक है, तो ऐसा ये होता है बेसिकली हमारा क्वेरी पैरामीटर। तो अभी वापस आते हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी आपको क्वेरी पैरामीटर पता चल गया ये क्या होता है। अभी नेक्स्ट लास्ट बचता है एंकर। ठीक है, अभी ये क्या होता है मैं आपको शॉर्टली इसको बताता हूँ। तो इसे फ्रैगमेंट कहते हैं बेसिकली, और ये जो है सर्वर को सेट नहीं होता है, ये ब्राउज़र के अंदर ही यूज़ होता है। अभी फ्रैगमेंट क्या है मैं आपको सिंपल बताता हूँ। देखिए, जो पेज होता है पूरा एक वेब का पेज होता है, वो क्या होता है, वो अपनी वेबसाइट है। ठीक है, एक पेज जो होगा आप उसको समझ लो एक वेबसाइट। ओके, एंड जो चैप्टर्स होते हैं लाइक अपने मतलब एक बुक है, उसके अंदर जो पेजेस होते हैं और कुछ चैप्टर्स होते हैं, राइट, कि ये चैप्टर वन चैप्टर टू, उसको कहेंगे हम सेक्शन। मतलब क्या होता है, एक वेबसाइट है, उसके अंदर कई सारे अलग अलग सेक्शंस होते हैं, राइट। तो यहाँ पर मेंशन करते हैं हम पर्टिकुलर डायरेक्टली एक सेक्शन, कि हमें यूआरएल्स के अंदर अगर हम सेक्शन मेंशन कर दे तो हमें वो डायरेक्टली वहाँ पर रिडायरेक्ट कर देगा, यानी जो ब्राउज़र है उस वेब पेज को डायरेक्टली वहाँ पर स्क्रॉल कर देगा। ठीक है, अभी इसको एग्जांपल के साथ ही बताना पड़ेगा तब आपको समझेगा। यहाँ पर आओ वापस। ठीक है, यहाँ पे देखो, अभी हम यहाँ पर आते हैं और ठीक है यहाँ पर चलो। अभी यहाँ पे देखिए, अभी ये जो फॉर्म है, ठीक है, इस ये एक सेक्शन है सपोज। ठीक है, ये वेबसाइट का एक सेक्शन है, ओके, इस फॉर्म का। अभी इसका एक सेक्शन आईडी होता है, लाइक अगर आपने एचटीएमएल के अंदर कोड वगैरह किया होगा तो हैश देकर आप एक आईडी देते हो, राइट। तो इसका एक आईडी होगा, तो अभी मैं इसका आईडी फाइंड करता हूँ, जस्ट एक सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए ये इसका आईडी है, ठीक है, एचरेफ के अंदर हैश एप्पल डॉट फॉर्म। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर यूआरएल के अंदर उसका आईडी भी होता है, ठीक है, अभी सर्वर के पास क्या रिक्वेस्ट जाएगी कि जॉब सीकर, ये क्या है, एग्जैक्ट पाथ है, ये एग्जैक्ट रिसोर्स है। ठीक है, और उसके बाद हैश जॉब अप्लाई फॉर्म, ये क्या है, एक सेक्शन है। तो जैसे मैं इंटर हिट करता हूँ तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अभी ये एज अ ब्राउजर के अंदर वर्क करता है, ये सर्वर के पास नहीं जाती है रिक्वेस्ट। ठीक है, ये ब्राउजर ही यूज़ करता है। ब्राउजर क्या करेगा, ये पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च करेगा, क्या करेगा, जॉब अप्लाई फॉर्म पूरे कोड के अंदर, और देखेगा कि ये सेक्शन है कि नहीं। अगर मिलता है तो फिर डायरेक्टली हमें वहाँ पर स्क्रॉल करवा देगा। ठीक है, अभी देखिए मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, मेन पेज पे हूँ, और मैंने यहाँ पर हैश जॉब अप्लाई फॉर्म किया, तो जैसे मैं करता हूँ देखिए वहाँ पर आ जाता हूँ। तो ये होता है फ्रैगमेंट। ठीक है, तो कुछ इस तरह से फ्रैगमेंट होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अभी। लाइक कि अगर कोई वेबसाइट्स होती है वहाँ पर प्राइसिंग के सेक्शन होते हैं, कुछ अलग अलग सेक्शन होते हैं, राइट। तो फिर अगर आप हैश प्राइस करते हो, प्राइसिंग करते हो, तो डायरेक्टली आप उस सेक्शन पे आ जाते हो। तो इसके लिए होता है फ्रैगमेंट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर वापस आते हैं। तो ओके, तो अभी आपको फ्रैगमेंट भी समझ में आ गया। सिंपल है। अभी हमने सभी जो फील्ड्स है उनको एकदम डिटेल में यहाँ पर देख लिया है। आई होप आपको इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई के अंदर उसको बता दूंगा। ठीक है, और फिर हम एडवांस चीज़ें अभी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर तो नहीं, लेकिन हम थोड़े अभी हमारे नेटवर्किंग के थोड़े से वीडियो बाकी है, वो कंप्लीट होने के बाद हम एक्चुअल इथिकल हैकिंग स्टार्ट करेंगे। देन फिर आपको मज़ा आएगा। अभी ये काफ़ी थेरोटिकल पार्ट से मुझे लगता है आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये फाउंडेशन है। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो फिर एडवांस चीज़ों के अंदर आपको कई सारी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, और समझ रहा होगा काफ़ी ज़्यादा ईजी है, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। ठीक है, तो फिर अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइस, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।